गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछ भी लिया गया है 3 नंबर का। ओके, वो है बेटा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। पूरे ध्यान से मन लगाकर इस टॉपिक को आपको समझना है, ठीक है ना बेटा। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, तो देखो हमने अभी तक लेंसों में 2 बात पढ़ी थी। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है बेटा और एक अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। इसका आप पहला पृष्ठ देखें। पहला पृष्ठ कौन सा? ये वाला है। इस लेंस में तो ये वाला है, इस लेंस में ये वाला है। तो जरा आप मेरे लिए बताना, मैंने कौन सा पृष्ठ लिया है यहां? देखो बेटा, मैंने ये वाला पृष्ठ लिया है। तो ये बताओ आप मेरे लिए, ये उत्तल पृष्ठ माना जाएगा कि अवतल पृष्ठ माना जाएगा? सोचो, पहला पृष्ठ किससे मैच कर रहा है? इस वाले से कि इस वाले से? इस वाले से मैच कर रहा है, तो ये होगा पहला, राइट, ये वाला। तो ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है। और हमारे जो सिलेबस में है ना, चाहे वो आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, ये वाला है, उत्तल पृष्ठ के लिए करा रखा है। अच्छा, ये वाला, ये क्लियर हो गया ना, उत्तल पृष्ठ दे रखा है। अब इससे अगर ये प्रश्न ना हो और इसमें मैं इधर चलूं तो मुझे क्या मिलेगा? इधर कांच ही कांच देखने को मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके जूम करके इसको मैं बता दूं। देखो इस प्रकार से, ओके। और इधर क्या है बेटा? हमारा कांच ही कांच है जी। माध्यम 2, और इसका नाम दे दें प्रकाशिक सघन माध्यम। प्रकाशिक सघन माध्यम, ओके बेटा, माध्यम 2 दे दें उसका नाम, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये जब किसी लेंस का पार्ट है तो इसका मुख्य अक्ष भी बना दीजिएगा। ये मुख्य अक्ष हो गई बेटा, ठीक है ना, मुख्य अक्ष। जरा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अब देखो इधर कौन सा माध्यम है? विरल, प्रकाशिक विरल माध्यम, वायु होगी एक, वायु एक, क्लियर। कोई ऑब्जेक्ट, अब देखो प्रतिबिंब का निर्माण करना है अपन को, ये क्लियर कर दिया। इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, इधर कांच है, इधर वायु है, क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बता दो, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, अब अपन को इमेज का निर्माण करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 किरणें होना जरूरी है। तो देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कोई वस्तु हो गई, वस्तु। तो एक किरण ये इंसिडेंट कराई मैंने, आपतित कराई बेटा, ये आपतित हो रही है। जहां टकराएगी वहां आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर क्या बनाया जाता है बेटा? अभिलंब, ठीक है ना। ये गोलीय पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र भी होगा, तो अभिलंब हमेशा C पर काटता है, ओके। अब देखो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी ना, तो ये किरण इस प्रकार से झुक जाएगी, यहां काटेगी इसको। एक किरण और चाहिए, क्योंकि कम से कम प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी किरणें होना जरूरी है बेटा? 2। एक किरण ये जा रही, तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस जगह बनेगा, ये बिना विचलित हुए, ठीक है ना। और ये हमारा इमेज बन गया बेटा। अब जरा देखें आप, इनके नाम रख लें, इसका नाम रख लूं मैं L P N। ये अभिलंब हो गया बेटा, डॉटेड लाइन से N डैश, नॉर्मल लिख दो या अभिलंब लिख दो, नामांकित जरूर करना है। ये बिंदु में A लिख देता हूं,
आपतन बिंदु। ओके, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है आई। ये बेटा अपवर्तन कोण आ, भाई अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण। इनको अगर एंगल नाम दे दूं, ये भी एक छोटा सा कोण बन रहा है, अल्फा, बीटा, ये गामा, लेकिन मैं गामा नाम नहीं दे रहा हूं। क्यों गामा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि गामा है ना अपन को डाउट पैदा करेगा, इसलिए मैं इसका नाम दे देता हूं फाई। क्यों आर और गामा एक जैसे हैं तो इसका नाम दे दिया बेटा मैंने फाई, ये फाई एंगल हो गया। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का? ठीक, अब जरा देखें आप, ये दो चीज हमने बहुत काफी क्लियर कर ली। हमारे सिलेबस में कौन सी किरणें हैं? उपाक्षीय किरण हैं, तो यहां इसका नाम लिख देता हूं मैं, उपाक्षीय किरण। उपाक्षीय किरण, उपाक्षीय किरण का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? उपाक्षीय किरण का मीन्स ये होता है कि जो ये किरण है ना मुख्य अक्ष के नजदीक से होकर जाती है, और जब मुख्य अक्ष के नजदीक से होकर जाएगी ना तो ये बनने वाले कोण होंगे ना बहुत ही छोटे होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं उपाक्षीय जो रेज हैं, किरणें हैं, वो ये रिप्रेजेंटेशन करती हैं, ये रिप्रेजेंटेशन करती हैं कि जो ये किरण है ना आपतित किरण, वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल नजदीक से जाती है, तो बनने वाले कोण बहुत छोटे होंगे, ठीक है ना बेटा? तो इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा। इसको आप और दर्शाने के लिए इस प्रकार से बना दीजिए, ये सघन माध्यम है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब आसानी से अपन इस चित्र की रचना से डेरिवेशन ड्राइव कर लेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है। इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूं n1, क्या मान लेते हैं बेटा? n1, और इसका अपवर्तनांक क्या मान लेता हूं बेटा मैं? n2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर? नोट करें। हाँ देखिए बेटा, अब जब उपाक्षीय किरणें होंगी कोण छोटे होंगे, तो मैं यहां से अगर लंब डालूं ना, ये वाला, ये मैंने लंब डाला, माना कि बिंदु M पर काटता है, तो ध्यान रखना ऐसी किरणों के लिए बिंदु M P के कैसा होगा? समपाती होगा। ये बात क्लियर होती है ना? अच्छा, अब कार के चिन्ह पर पार्टिकल लगा लीजिएगा, तो यहां से इस दूरी को मेजरमेंट करें जरा। ये ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी बेटा? माइनस। ये ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई दर्पण हो, कि दर्पण का भाग जैसा है। देखो एक ही पृष्ठ है ना, तो इसको ध्रुव कहा जाएगा P को, ठीक है ना? होने को तो ये अपवर्तक पृष्ठ है, दर्पण में परावर्तक पृष्ठ होता है, लेकिन व्यवहार ऐसा ही हो रहा है, इसका मिरर जैसा। क्लियर बेटा? ये देखो R की डिस्टेंस प्लस R, ये इमेज की डिस्टेंस प्लस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर। ओके, बहुत अच्छा। अब देखो बेटा, मुझे एक पॉइंट ही पकड़ना है यहां। पूरी डायग्राम में आप देख लो क्या हो रहा है, आप मेरे लिए यूं बता दो। अपवर्तन हो रहा है ना? अपवर्तन में आपको क्या क्या चीज शो हो रही है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण। देखो कितना सरल सा फंडा है। तो आपको क्या लगाना है? आपतन कोण हो और अपवर्तन कोण हो, तो अपवर्तन के नियम में कौन सा नियम यूज होता है बेटा? स्नेल का नियम है कि नहीं बताओ? तो मैं बिंदु A पर ना स्नेल का नियम लगा देता हूं। तो देखिए बेटा, बिंदु A पर स्नेल के नियम से, ओके, स्नेल का नियम देखें जरा, क्या होता है बेटा? 1n2 बराबर sin i बटे sin r बराबर n2 बटे n1 इक्वेशन ए। ये कैसे लिखा सर? देखो बेटा, किरण मेरी किधर से, ये
कि किरण मेरी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, राइट। साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, ये चीजें होती हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, किरणें हमारी कैसी हैं, उपाक्षीय, और उपाक्षीय किरणों के लिए क्या होता है, आई और आर कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि आई व आर अति अल्प हैं, इसलिए साइन आई एप्रोक्सली आई व साइन आर एप्रोक्सली क्या होगा बेटा, आर। ओके, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये किरणें कौन सी हैं, उपाक्षीय, यहां लिख देता हूं, उपाक्षीय किरणों के लिए, क्लियर बेटा, इसको हटा दो, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ बेटा, ये देखें आई बटे आर हो गया ना, साइन आई एप्रोक्सली आई बटे आर बराबर n2 बटे n1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n1 i इक्वल्स टू n2 r, समीकरण नंबर 1। अब मुझे इक्वेशन 1 में i और r की वैल्यू रखनी है बस, ओके। अब कोई डाउट नहीं है, तो i की वैल्यू देखें, ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, OAC में देखो, तो ये इस त्रिभुज के दोनों अंतःकोण हैं, इन दोनों का मान इस बहिष कोण के बराबर होता है, राइट। तो देखो बेटा, चित्र से त्रिभुज OAC में कौन सा बहिष कोण है, बहिष कोण I बराबर हो गया अल्फा प्लस I, ठीक है ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा हम यहां पे जानते हैं अल्फा टेंडिंग टू 0 और फाई टेंडिंग टू 0, इनके मान है ना बहुत अल्प हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, अल्फा एप्रोक्सली 10 अल्फा और फाई एप्रोक्सली 10 फाई। ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं ना, तो साइन थीटा एप्रोक्सली थीटा, टेन थीटा एप्रोक्सली थीटा, और बेटा कॉस थीटा एप्रोक्सली 1 होता है, ओके। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर बेटा। तो जरा देखें आप, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो क्या है बेटा, I इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 फाई। चित्र से फिर इसमें वैल्यू पुट करें 10 अल्फा, तो देखो बेटा 10 अल्फा बराबर क्या होता है, यहां पर मैं लिखूं 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना लाल बटे कक्का, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, पता है ना, 10th क्लास में पढ़ के आए हो सॉरी, लंब बटे आधार। तो देखो बेटा लंब 10 अल्फा एंगल कहां बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज से लिया है मैंने, कौन से समकोण त्रिभुज से, OPA से, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा यहां मैं लिख भी देता हूं, चलो, समकोण त्रिभुज OPA में 10 अल्फा बराबर लंब बोले बेटा AP बटे MP के संपाती है ना, कोई सा भी ले लो, तो AP बटे क्या हो गया, PO। इसी प्रकार अब 10 अल्फा 10 फाई, तो ये समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन सा, समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा, CPA में, तो 10 फाई बराबर लंब AP, आधार
पीसी। देखो कौन सा समकोण त्रिभुज लिया है बेटा, ए या सी पी ए में, क्यों पी पर 90 बन रहा है ना, इस बात का ध्यान भी रखना है आपको, जहां 90 बनता है ना उसको बीचों बीच लिया जाता है। तो tan फाई बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब और आधार, तो AP बटे PC। इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, मान रखने पर पुट इक्वेशन 2, ठीक है ना, ये वैल्यू अपन को इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो देखें I इक्वल टू tan अल्फा AP बटे PO प्लस AP बटे PC, समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब देखो बेटा ध्यान से समझना, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू तो निकाल ली, अब मुझे और क्या चाहिए, R की वैल्यू और चाहिए, तो R की निकाल लें। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बेटा, त्रिभुज कौन सा, ये वाला लेना है, ACI में, देखो ये त्रिभुज देखो ACI में, इस त्रिभुज में ये दो अंतः कोण हैं R और बीटा, इन दोनों कोणों का ही मान इस फाई के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहिष कोण है, और ये भी है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अंतः कोणों का योग दूरस्थ बहिष कोण के बराबर होता है। तो या के दूरस्थ ये बच्चा, इसका बहिष कोण क्या होगा, ये फाई, इसके बराबर होगा। तो देखो बेटा लिख सकते हैं, फाई कैसा कोण है बेटा, बहिष कोण R प्लस I, तो R बराबर क्या हो गया बेटा, फाई माइनस I, कोण बहुत छोटे हैं तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं ना मैं, फाई टेंडिंग टू 0, और कौन सा बेटा, फाई ये क्या हुआ, R प्लस बीटा है, ठीक है ना, बीटा है, और बीटा टेंडिंग टू 0, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R बराबर 10, अच्छा जब ये छोटे हैं तो छोटे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, फाई एप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 10 फाई, और बीटा एप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 10 बीटा। क्लियर, समझ में आती है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो फाई इक्वल टू 10R प्लस R, R बराबर इसमें रखना है ना, तो R इक्वल टू 10 फाई माइनस 10 बीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो R इक्वल टू 10 फाई लंब बटे आधार, तो फाई कहां बन रहा है, इस त्रिभुज में बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज APC में, ठीक है ना। देखो ये मैं यहां पे लिखा भी चुका हूं 10 फाई की वैल्यू, AP बटे PC माइनस 10 बीटा, 10 बीटा देखो समकोण त्रिभुज लेना है, तो उसमें समकोण त्रिभुज चाहिए ना 10 साइन के लिए हमेशा, तो लंब क्या है बेटा, AP और आधार क्या है, PI, समीकरण नंबर 4। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो समीकरण 1 में I और R की वैल्यू रख देता हूं मैं, कहां से, 3 और 4 से। क्लियर, तो ये बेटा नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं इसको। हाँ देखिए भैया जी, समीकरण 1 में I व R की या R का मान रखने पर, तो देखिए बेटा N1 I की वैल्यू देखें, ये आ रही है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, AP, तो AP भी कॉमन ले लेता हूं, 1 बटे PO प्लस 1 बटे PC, और AP कॉमन आ गया, राइट, AP कॉमन आ गया। अब उसमें देखिए Rn2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी AP कॉमन आ रहा है, AP कॉमन ले ले, 1 बटे PC माइनस 1 बटे PI, क्लियर, और इधर से ये भी मैं अब साफ कर देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। क्लियर बेटा, AP से AP कैंसिल आउट हो गया आपका,
क्योंकि ये कॉमन आया था ना, कोई डाउट नहीं है। अब अपन को क्या करना है पता है आपको, कार्तीय चिन्ह पर पाटी लगानी है। क्या लगानी है? कार्तीय चिन्ह पर पाटी। कार्तीय चिन्ह पर पाटी से तो आप देखोगे पीओ क्या है, पीओ क्या लिखोगे? ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है बेटा? ये लिखोगे हिंदी में, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है? -। पीसी बोले जरा, पीसी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी +r, राइट। पीआई ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी +v। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे बेटा या इक्वेशन में, तो क्या आता है देखो, n1 ओके 1/PO, PO की वैल्यू बोलो -2, तो यहां लिख दूं ना मैं, कोई डाउट तो नहीं है? n1 का गुणामी करता चल रहा हूं मैं साथ साथ। अच्छा प्लस n1 पीसी की वैल्यू बोले r बराबर n2 पीसी की वैल्यू +r, किसका चिन्ह है बेटा? माइनस, n2 पीआई की वैल्यू +v। ये फॉर्मूला आपका आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो बेटा चाहें तो r को एक तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ये इधर किसका है? माइनस का, इधर आया तो प्लस का। तो n2b - n1/u बराबर n2/r, एलसीएम आ गया, इधर आया तो ये माइनस का होगा। तो ये बेटा एक जनरल सूत्र आ गया हमारा, किसके लिए? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को यहां तक। तो जरा इसको नोट करें बेटा यहां तक। हाँ देखिए बेटा एक बात और देखो आप लोग, इसमें ना ये जो इक्वेशन आई है, इसमें मैं दोनों पक्षों में n1 का भाग दे देता हूं। ठीक है ना? किसका भाग देता हूं बेटा? n1 का। तो देखिए बेटा दोनों पक्षों में n1 से भाग लेने पर, तो देखो बेटा n2 पहले से है ही है अपॉन v माइनस n2 है ही है, तो इसमें किसका भाग दिया मैंने? n1 में। इसमें n1 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u बराबर n2/n1 माइनस 1/r, राइट है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा हम पढ़ चुके हैं n2/n1, n2/n1 क्या लिख सकता हूं मैं? 1n2, ये पढ़ा दिया है, शुरू में ये लिखाया था बेटा n2/n1 बराबर 1n2। तो ये क्या हो गया बेटा? 1n2/v माइनस 1/u बराबर 1n2 माइनस 1/r। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया गोलीय पृष्ठ के लिए। ठीक है ना बेटा? अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लिखना चाहें तो एक कंडीशन और लगा लीजिएगा, यदि माध्यम एक क्या है बेटा? यहां एयर बराबर ए, माध्यम एक एयर है ना, माध्यम 2 कांच गिलास जी, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, Ang/v माइनस 1/u बराबर Ang माइनस 1/r। ये जनरल सूत्र आता है। ओके, यहां तक हमारे सिलेबस में है, ये 3 नंबर का आया है बेटा, काफी बार पूछ लिया गया है। एक तरीका ये भी है इसका पूछने का कि ये गोलीय पृष्ठ से या गोलीय पृष्ठ के लिए ये सूत्र व्युत्पन्न करो, तो भी यही करना है। दोनों पृष्ठों के लिए सूत्र यही आता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ उत्तल पृष्ठ के लिए दे रखा है। ठीक है? अब कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया ना बेटा? एक यहां नोट
क्रस्ट गोलीय ना होकर इस प्रकार का हो, प्लेन सरफेस हो, और प्लेन सरफेस होता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, इसके लिए आर क्या हो जाएगा बेटा, अनंत। आर की वैल्यू अनंत होगी, और आर की वैल्यू अनंत होगी, अनंत का किसी भी राशि में भाग देते हैं तो जीरो आता है ना बेटा, ये टर्म जीरो, ये इधर आएगा, तो क्या बचा गोली सरफेस के लिए, ए एन जी अपॉन बी माइनस 1/u बराबर जीरो, तो ए एन जी अपॉन बी बराबर 1/u। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है ना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर सरफेस कैसा हो, समतल हो, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। वीडियो बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, लेक्चर मेरा बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, और आ भी रहा है बच्चों को, ठीक है ना। फिर भी कोई क्वेरी आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें बेटा, जिससे शेयर भी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारी क्लास का फायदा उठा सके। ये मैं आपको दावा करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर एक भी चीज नहीं आने वाली, और 100% समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा ढंग से पढ़ा होगा तो। प्रीवियस लेक्चरों को देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। ओके।